Students, today's topic is area related to circle. तो सबसे पहले हम सर्किल की एरिया और सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है इसका फार्मूला डिराइव करने का प्रयास करेंगे। ये फार्मूला आया कैसे। जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई इंटू रेडियस, एंड एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं। तो अब देखिए ये कहां से आया। सपोज दैट आपके पास एक सर्किल है, सपोज दैट आपके पास एक सर्किल है, ओके, और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर है। इस सर्किल की रेडियस आर है। ये सेंटर इसका ओ है। अब जरा ध्यान से देखिए, सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, ये बाउंड्री हो गई, इसी को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अच्छा, पाई की जो डेफिनेशन होती है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को पाई कहा जाता है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई। Pi is the ratio of circumference and diameter of any circle of any radius. Correct? It means you may say that circumference upon diameter is equal to pi. Circumference और diameter के रेशियो को भी पाई कहा जाता है। ये डेफिनेशन ऑफ पाई है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, अपान 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन गई है। तो इट मींस यू विल गेट, दिस इंप्लाइज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा। और डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दूना। इट मींस यू में राइट पाई इंटू डायमीटर मींस 2r। रेडियस है तो डायमीटर 2r, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2 पाई r। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिला। क्या मिला? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो आप याद रखिए। तो कहां से मिला? डेफिनेशन ऑफ पाई से मिला। क्या? सर्कमफ्रेंस क्या होती है? ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, इसी की लेंथ को कहते हैं। कहीं कहीं पेरीमीटर वर्ड भी यूज करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं, अगर ये सर्किल है, सर्कमफ्रेंस मिल गया, तो इसकी एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना होगा। उसी प्रैक्टिकल से इसके एरिया का फार्मूला मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक सर्किल है और इसको हमने डायमीटर से इसके टुकड़े कर दिए। 8 टुकड़े किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक टुकड़े को हमने दोबारा से इसको डिवाइड कर दिया। हम निशान लगा दे रहे हैं कि इसको एक पार्ट को 1/1 लिख दिया, दूसरे को 1/2 लिख दिया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड, एक टुकड़े को। अब ये टुकड़ा इसलिए कर दिया कि ये लाइन सीधी रहेगी। अब देखिए, हम यहाँ पर इसका एक टुकड़ा मान ली 1/2 को लिख करके यहाँ पर इसको बना देते हैं। एक टुकड़े को हम, ये सीधी है और ये टेढ़ा रहेगा। एक इसका जो एक टुकड़ा था उससे हमने यहाँ पे रख दिया। अब सेकंड वाला ये पूरा पोर्शन, ये देख रहे हैं ना, इसको हम यहां लगा देंगे, ये बन गया। इसी तरह से तीसरे को हम यहां लगा देंगे, ये सेकंड, ये 1/2 वाला। और इसी तरीके से थर्ड, देन फोर्थ, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। इसी तरीके से आप सारे टुकड़ों को इसी के साथ जोड़ देंगे, जो कि कहां से मिला है? इस सर्किल से मिला। देख रहे हैं ना, ये टुकड़े हम जोड़ रहे हैं और एक नई डिजाइन हमको मिल रही है।
तो देखिए आपका ये पूरा जितने टुकड़े थे इसको जोड़ करके हमने एक नया डायग्राम प्राप्त कर लिया। अब जरा सोचिए ये लेंथ कितनी होगी, ये किसकी होगी, इसी के बराबर होगी। ये तो क्या है, रेडियस है, आर के बराबर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरी बात सोचिए कि अब आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगल जैसा तो लग रहा है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में लाइन तो सीधी होनी चाहिए और इस सीधी में थोड़ा देखिए फ्लैक्चुएशन है, देखिए ना। अगर हम कहें कि सर्किल के बराबर इस रेक्टेंगल की एरिया होगी तो आप कहेंगे नहीं सर बीच में देखिए ये गैप है ना। तो देखो गैप कैसे खत्म हो सकता है, यहां से अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो वो गैप छोटा होता चला जाएगा। ये टुकड़े अगर हम बड़े बड़े भी हमको दिख रहे हैं, अब इमेजिन करो अगर ये बहुत छोटे पास पास में हैं तो ये गैप कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, लगभग इस ये लाइन थोड़ी सी सीधी हो जाएगी कि नहीं, थोड़ी सी। अब आप इमेजिन करो कि ये इसके जो टुकड़े हैं हम इसमें 1000 कर रहे हैं एकदम पास पास में, तो उतने ही ये गैपिंग कम हो जाएगी, मतलब ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट होती चली जाएगी। और 1000 में और सोचो जरा अगर हम इसको मिलियन टुकड़े कर रहे हैं एकदम छोटे छोटे पट्टियां, तो ये गैपिंग लगभग खत्म हो जाएगी और ये लाइन स्ट्रेट दिखने लगी। इमेजिनेशन है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे जैसे हम इसकी गैपिंग को खत्म कर लेंगे ये लाइन एकदम सीधी होती जाएगी। अभी मिलियन के बाद हम 10 मिलियन टुकड़े कर लें, बहुत पतली पतली पत्तियां लगा दी छोटी, इमेजिन करो तो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो ये हमको मिल जाएगा कि इससे इसकी एरिया दोनों की इक्वल है और इसकी एरिया हमारी क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल जैसी हो जाएगी। लेकिन रेक्टेंगल की एक डायमेंशन तो आपको पता है आर, लेकिन ये डायमेंशन नहीं पता है। जरा सोचिए ये डायमेंशन मिली कहां से, जितनी डायमेंशन ऊपर है उतनी ही नीचे, ठीक है ना। अच्छा ऊपर देखिए 1 2 3 है और ये मिलके 4 हुआ, नीचे देखिए 1 2 3 4 लगभग बराबर है, लगभग क्या एग्जैक्ट बराबर। अब ये सर्कमफ्रेंस आपने कहा कि ये सर्कमफ्रेंस मिल करके ये ऊपर और नीचे बनाए। सर्कमफ्रेंस आपने भी निकाला है, सर्कमफ्रेंस कितना निकाला, 2 पाई आर। अगर ये दो टुकड़ों में बट गया, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा, इधर पाई आर हो जाएगा और इधर भी पाई आर हो जाएगा। इसकी लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस से ही मिला है, जितना भी सर्कमफ्रेंस रहेगा दोनों मिल करके बनाएंगे। अब यहाँ देखिए अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर, और विड्थ कितनी हो गई, आर। अगर हम रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ कितनी होगी आपकी, पाई आर, ये ठीक है ना, पाई आर, और ब्रेथ कितनी होगी आपकी, आर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी वो एरिया निकाल रहे हैं ना। तो इस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ही एरिया ऑफ सर्किल होगा क्योंकि इसी से ये बना हुआ है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं, फाइनली सो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये चीजें जो बचपन से याद कर रहे थे वो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल से आपने इसको प्रूफ किया। थोड़ा बच्चों को लगता है कि सर ये रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन ये इमेजिनेशन पे जाएगा, ठीक है ना, कि ये जो बीच में गैप है ये खत्म हो सकता है अगर हम पट्टियों को छोटा रखें। इसका मतलब इस सर्किल की जो हमने डायमीटर से डिवाइड किया इसकी संख्या बढ़ा दी। ओके, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हुआ। ओके, तो एक तरीके से ये इसका प्रूफ हुआ, प्रैक्टिकल प्रूफ। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा, सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और सर्किल की एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड जो डायग्राम बनेंगे, जो फिगर्स बनेंगे, उनकी एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि मिलेंगे सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्किल, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो सेक्टर की डेफिनेशन पहले देख लीजिए।
द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन मीन्स सर्किल का पार्ट, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड, बंद हो, बाय द टू रेडियाई, दो रेडियस से, एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, वो दोनों रेडियस जो आर्क बना रहे हैं, इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। वंस अगेन, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। अब हम आपको बताते हैं, जैसे सपोज दैट ये सर्किल है, सपोज दैट ये आपका सर्किल, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो रेडियाई कहीं से भी ड्रॉ कर देते हैं, सेंटर है, एक रेडियस ये हुआ, एक रेडियस ये हुआ, ये आपका ए बी आर्क हुआ। अब ए बी आर्क कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और ये भी ए बी आर्क हो सकता है, इसलिए हम एक यहाँ पर दूसरा लेटर लिख सकते हैं ए पी बी आर्क, ए पी बी आर्क, और दो रेडियस के बीच में कौन सी एरिया आ रही है, ये एरिया आ रही है। तो इस, अब ये इनक्लोज हो रहे हैं ना, देखो ध्यान से, ये देखो ओ ए पी बी से जो एरिया इनक्लोज हो रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर। क्यों सेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये दो रेडियाई, टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल नंबर है रेडियाई, टू रेडियाई और करिस्पॉन्डिंग आर्क ए पी बी से मिलकर के बन रही है, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा सेक्टर। लेकिन ऊपर जरा ध्यान से देखो, ए क्यू बी सेक्टर, ए क्यू बी आर्क, सॉरी ए क्यू बी आर्क, देख रहे हैं ये, और ये भी जो ऊपर वाला जो अनशेडेड पोर्शन है, वो भी टू रेडियस ओ ए और ओ बी से, और ए क्यू बी से, तो ओ ए ओ बी रेडियस और ए क्यू बी आर्क से बन रही है, तो ऊपर वाला भी सेक्टर ही होगा। अब बात आई कि कौन सा सेक्टर का नाम कैसे कर रखेंगे, तो ये छोटा है इसलिए माइनर सेक्टर, ये बड़ा है मींस मेजर सेक्टर, ये भी, ये क्या हुआ, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये क्या हुआ, माइनर सेक्टर, माइनर। तो आपने देखा दोनों डिजाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों सेक्टर है, ठीक है। अब बात आएगी कि अगर ये दोनों सेक्टर, अब ये देख हम लोग हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो ये जो सेक्टर मिल रहा है ये एरिया सर्किल से मिल रहा है, तो इसकी एरिया को फाइंड करना ही आपका उद्देश्य है, आपका टारगेट है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी डायग्राम होगा तो हम समझ जाएंगे कि सेक्टर है और उसकी एरिया फाइंड करेंगे। अब कितना होगा, अब ये डिपेंड करेगा, अगर ये एंगल सेंटर एंगल थीटा मान लिया जाए, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ये डिपेंड करेगा एंगल पर थीटा अपान 360, कंप्लीट एंगल कितना हुआ 360, थीटा बढ़ता रहेगा, सेक्टर बड़ा होता रहेगा, एरिया ज्यादा आती रहेगी, और इनटू सर्किल की एरिया पूरी कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्किल का ही कोई टुकड़ा है इसलिए सर्किल की एरिया यहाँ पर है, और वो बाकी एंगल पे डिपेंड करता है कितना है। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो 0/360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 0, इसका मतलब सेक्टर बनेगा, दोनों रेडियस मिला दो तो सेक्टर खत्म हो जाएगा ना। अब आप बात आती है, अगर ये पूरा रेडियस घूम करके उसी पे आ जाए, पूरा कंप्लीट एंगल बना दे तो कितना हो जाएगा 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कट के 1 आ जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, भाई पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया ना, पाई आर स्क्वायर वही हो गया पूरा, करेक्ट। तो आपको याद करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप ये कह सकते हैं सर ये माइनर सेक्टर का बता रहे हैं कि मेजर सेक्टर का बता रहे हैं, दोनों का वही है भाई। थीटा अगर आप ये रखते हैं तो आपको माइनर का मिलेगा, अगर थीटा यहाँ पर रख देते हैं तो मेजर का मिल जाएगा। तो एक ही फार्मूला माइनर और मेजर के लिए, दोनों के लिए। सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग आर्क वही हो जाएगी और आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है, थीटा निकालिए और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चिल्ड्रन अब नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल।
अभी हम सेक्टर की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अब हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ये क्या होता है, डेफिनेशन देखिए सेगमेंट की। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड, ध्यान रखना, एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, वो कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगी, इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। उसको आप सेगमेंट ऑफ अ सर्किल कहेंगे। सर्किल का पार्ट है लेकिन उसका नाम क्या है, सेगमेंट। ढूंढेंगे कैसे, वंस अगेन सी द डेफिनेशन। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड and the corresponding arc is called a segment of a circle। अब सपोज दैट ये तो आपका सेक्टर, यहाँ पर हमने एक सर्किल नया बना दिया जिसका सेंटर O डैश है। अब अगर इसमें एक कॉर्ड खींच दिया जाए, कोई एक कॉर्ड में यहाँ पर इसका नाम हमने AB रख दिया, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क। अब अगर ये कॉर्ड लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क ये हुआ, ये भी हो सकता है लेकिन पहले यहाँ पर इस यहाँ पे भी नाम है APB। अब ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच की है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। लेकिन जरा ऊपर गौर कीजिए, आर्क AQB ये हो गई, कॉर्ड AB, ये एरिया भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच में है, तो इसका मतलब अनशेडेड जो पोर्शन है दैट इज आल्सो अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। करेक्ट है ना। तो सेगमेंट ये भी हुआ और सेगमेंट ये भी हुआ। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे करस्पॉन्डिंग आर्क से। अगर ये आर्क लेते हैं तो ये वाला मिलेगा, ये वाला आर्क लेते हैं ये वाली एरिया होगी, लेकिन सेगमेंट दोनों है। ये हमारी क्या हो जाएगी, माइनर सेगमेंट, और ये हमारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ओके, समझ आएंगे ना सेगमेंट। तो आप इस तरीके से ये पहचान सकते हैं कि सेगमेंट और सेक्टर कौन सा होगा। सेक्टर के लिए 2 रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क चाहिए, उनके बीच की एरिया, और सेगमेंट के लिए केवल 2 चीजें चाहिए, एक कॉर्ड चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग आर्क चाहिए, उनके बीच की एरिया को आप लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट। अब बात आती है कि सर इसकी एरिया तो हमको थीटा अपान 16 पाई आर स्क्वायर मिल गया सेक्टर की, इसकी एरिया क्या होगी, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, एक मिनट हम इसको हटाते हैं और फिर से बनाते हैं। देखिए आपको ये शेडेड एरिया का पोर्शन चाहिए सेगमेंट का, तो उसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसको हम ज्वाइन कर देंगे OA और OB। अब अगर आप गौर करेंगे O डैश A, O डैश B और आर्क APB से इनक्लोज्ड एरिया जो बन गई वो आपका क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ये पूरा आपका सेक्टर हो गया, डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, और ये आर्क APB, इसके ये सेक्टर मिल गया। सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन डॉटेड वाला है, इसको हटा दीजिए, तो क्या सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, आ जाएगी। तो इसके एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूरा सेक्टर मिल गया, पूरा आ गया। अब इसमें से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, O डैश AB, ठीक है ना। ये चीज अगर हम सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको सेगमेंट की एरिया मिल जाएगी, लेकिन वो भी माइनर सेगमेंट की मिलेगी, मेजर सेगमेंट की नहीं। आप चाहो तो ऑफ माइनर सेगमेंट लिख दो, जबकि सेक्टर में एक ही फार्मूला था, यहां पर अलग अलग होगा। अब अगर कोई कहे कि हमको मेजर सेगमेंट की एरिया चाहिए, तो हम माइनर की निकालेंगे, उसके बाद सर्किल में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब यहां पर एक समस्या और आती है, ये जो ट्रायंगल हमने जो यहां सेंटर से देखिए बना हुआ है, इसकी एरिया कई तरीके से होगी, ट्रायंगल कई तरीके का होगा।
ये तो रेडियस आर रहेगा, ये भी रेडियस आर रहेगा, ये तो हमेशा इक्वल रहेंगे। कभी कभी रेडियस के बराबर ए भी हो जाएगा और कभी कभी ओ ए और ओ डैश भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यहाँ 90 हो जाएगा। तो जो 90 हो जाएगा, अगर ये 90 हो जाता है तब तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये 90 नहीं होता और ये इक्विलेटरल हो जाएगा तभी भी आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये आइसोसेलेस रहता है तो इसकी एरिया क्या होगी? तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम आपको 3 फार्मूले बताते हैं, इन्हीं तीनों में से कोई न कोई एक आ जाएगा और ट्रायंगल एरिया आप निकाल के आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के कुछ फार्मूले हमने लिख दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा है? जिसमें बेस पर रेडियस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकें। अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो वहां पर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। दूसरा हुआ कि अगर ये तीनों साइड बराबर हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर, एच साइड। तीसरा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर ये आइसोसेलेस है, मतलब ये साइड बराबर नहीं है, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इस कंडीशन में इक्वल टू हाफ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, मान लो 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री की वैल्यू आपको, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको याद नहीं होगी, तो एक नया फार्मूला हो जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर 120 है तो 122/2 दैट इज 60 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर भी 60 डिग्री आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपको मालूम है। ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, क्लास 11th में ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा या आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इनको डायरेक्ट यूज करना है, याद करना है, लर्न करना, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ये दोनों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश बी इक्वल टू 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, या आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2, केवल एंगल आधा हुआ है, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, केवल एंगल को आधा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल में यूज करेंगे और पढ़ेंगे। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो इसके क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके।